बेटे का जन्मदिन मुबारक हो। रोहित ने मीनाक्षी की तरफ गुलाब के फूलों का गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा, तो उसे यह प्रतीत हुआ मानो अचानक आसमान उसके कदमों तले आ गया हो। 2 वर्ष तक उसने रोहित के द्वेष और क्रोध को झेला था। अब तो अपने सारे प्रयत्नों से व्यर्थ लगने लगे थे। रोहित कभी भी नन्हे को नहीं अपनाएगा, उसने यह सोच लिया था। रोहित, तुम मीनाक्षी को मानो सब नहीं मिल रहे थे। उसने आश्चर्य से रोहित को देखा तो नन्हे को पालने से गोद में उठाने का प्रयास कर रहा था। अस्पताल का वह कक्ष अब भी उसे याद था, जहां उसे सुनाई पड़ा था, मुबारक हो, बेटा हुआ है। नर्स के बताते ही लक्ष्मी, उनके पति दयाशंकर, एक छोटी ननद नेहा, सभी खुशी से पागल हुए जा रहे थे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? 14 वर्षीय नेहा ने चहकते हुए पूछा। नहीं बेटे, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारी भाभी बाहर आ जाएगी, धैर्य रखो, नर्स ने मुस्कुरा कर कहा। शीघ्र ही नर्स नवजात शिशु को लेकर बाहर आई तो लक्ष्मी उधर लपकी। उसने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। प्रसव प्राकृतिक हुआ था, इस कारण थोड़ी देर बाद मीनाक्षी को भी स्ट्रेचर पर लिटाकर कमरे में पहुंचा दिया गया। लगभग 8 वर्ष बाद लक्ष्मी की बहू मीनाक्षी को पुत्र हुआ था। क्या क्या नहीं किया था लक्ष्मी ने, कितने डॉक्टरों को दिखलाया था, पर उनके लाख कहने पर भी नीम हकीमों और संतों के पास जाने को बहू कभी तैयार नहीं हुई थी। मीनाक्षी ने नजरें उठाकर सास ससुर और नेहा को देखा, पर उसकी आंखें रोहित को तलाश कर रही थी। वह उससे सुनना चाहती थी कि उसने उसे बेटा देकर सब कुछ दे दिया है। जब वह नहीं दिखा तो उसने धीमे से नेहा से पूछा, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे, बाहर ही तो थे, शायद कहीं चले गए होंगे। नेहा ने झूठ बोला ताकि भाभी का मन दुखी न हो। फिर नेहा हंसकर मुन्ने के छोटे छोटे हाथों की बंद मुट्ठियों को छूने लगी। उधर रोहित का व्यवहार पत्नी के प्रति अजीब सा था। कभी जरूरत से ज्यादा प्यार जताता तो कभी बिल्कुल चुप सा। 8 वर्ष तक बच्चा न होने की यंत्रणा दोनों ने झेली थी। घर वालों, पास पड़ोस और रिश्तेदारों के सवाल सुन सुनकर दोनों उब चुके थे। लक्ष्मी जाने कहां कहां से गड़ा तबीज लाती, उनका मन रखने के लिए मीनाक्षी पहन भी लेती, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था कि उनसे बच्चा कैसे होगा। लक्ष्मी बहू को अक्सर इधर उधर की घटनाएं बताया करती कि फला की बहू या फला की बेटी को 12 साल तक बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने भी जवाब दिया। जलालपुर के एक पहुंचे हुए महात्मा आए थे, उन्हीं के पास देविका अपनी बेटी को ले गई थी। फिर ठीक 9वें महीने बाद उसे बेटा हुआ, एकदम गोरा चिट्टा, लेकिन उसकी माँ तो काली थी और पिता भी। महात्मा के तेज से ही ऐसा हुआ, और नहीं तो क्या। नेहा की बात काट कर लक्ष्मी ने अपनी दलीलें दी थी। मीनाक्षी एक कान से सुनती तो दूसरे से निकाल देती। उसे इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। वह जानती थी कि यह सब काल्पनिक बातें हैं। महात्मा और संत औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तभी बच्चा पैदा होता है। मर्द इस कारण चुप रहते हैं कि उनकी मर्दानगी पर धब्बा न लगे, और कुछ औरतें नासमझी में उसे महात्मा का प्रसाद मान लेती हैं, तो कुछ बांझ कहलाए जाने के भय से इस दुराचार को सहने पर मजबूर हो जाती हैं। इसी कारण लक्ष्मी जब भी उसे किसी साधु या महात्मा के पास चलने को कहती, वह टाल जाती। रोहित तटस्थ रहता। उसने जांच करवा ली थी कि कमी उसी में थी। अब तो आए दिन घर में इसी विषय पर बातचीत चलती रहती। घर का प्रत्येक सदस्य चाहता कि उनके घर एक नन्हा मेहमान आए। मीनाक्षी ने इन सब बातों से ध्यान हटाकर एक स्कूल में नौकरी कर ली, ताकि ध्यान बटा रहे। खाली समय में वो नेहा की पढ़ाई में मदद करती, घर का काम भी करने के लिए मुंह से कुछ न कहती। उधर लक्ष्मी, दयाशंकर और नेहा बच्चे को खिलाने लगे। लक्ष्मी बोली, देखिए बिल्कुल रोहित पर गया है, और आंखें तो भाभी की ही हैं। नेहा चहक कर बोली। उनकी बातें सुनकर मीनाक्षी की आंखें अनायास नम हो गई। आंखों के आंसू में अतीत फिर आकर लहराने लगा। 1 वर्ष पूर्व रोहित ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा था। उस दिन रोहित दफ्तर से जल्दी ही घर आ गया था। उसके हाथ में एक पत्रिका थी। पत्रिका उसके सामने रखते हुए उसने कहा था, आज मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। क्या? श्रृंगार मेज के सामने बैठी मीनाक्षी ने घूमकर पति को देखा तो रोहित ने उसे बाहों में भर लिया और पत्रिका का एक समस्या कालम खोलकर उसके सामने रख दिया। यह क्या है? पत्रिका पर उचटनी नजर डालते हुए मीनाक्षी ने पूछा। यह पढ़ो। एक प्रश्न पर रोहित ने अपनी उंगली रख दी। मीनाक्षी की नजर शब्दों पर फिसलने लगी। लिखा था, मेरे पति के वीर्य में बच्चा पैदा करने के शुक्राणु नहीं है। हमारी शादी को 5 वर्ष हो चुके हैं। हमने कृत्रिम गर्भाधान के विषय में पढ़ा है। क्या आप हमें विस्तार से बताएंगे कि हमें क्या कुछ करना होगा? हाँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मीनाक्षी ने प्रश्नसूचक नजर ऊपर उठाई तो रोहित ने इशारा किया कि वह इसका जवाब भी पढ़ ले। जवाब में लिखा था,
कि इस तरह की समस्या आने पर औरत के गर्भ में किसी दूसरे पुरुष का वीर्य डाल दिया जाता है। बम्बई के एक अस्पताल का पता भी दे रहे हैं जहां वीर्य बैंक है। इस तरह की बात बहुत ही गुप्त रखी जाती है। वीर्य उन्हीं पुरुषों का लिया जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। वैसे अब और भी कई शहरों में इस तरह का गर्भाधान करने का साधन सुलभ है। तो मीनाक्षी ने रोहित की तरफ देखा। देखो मीनाक्षी, हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इस तरह की समस्या हमारी भी है, क्यों ना हम भी यही करें। रोहित ने मीनाक्षी को समझाने का बहुत प्रयास किया। तुम्हारा मतलब क्या है? मीनाक्षी की त्योरी चढ़ गई। मतलब यह है कि उसको बच्चा पैदा तुम करोगी और बाप मैं कहलाऊंगा। नहीं रोहित, मीनाक्षी भड़क कर खड़ी हो गई। एक पराये पुरुष का वीर्य मेरे गर्भ में जाएगा, वहाँ धीरे धीरे एक बच्चे का निर्माण होगा। न तुम जानते होगे कि वह बच्चा किसका है, न मैं जानूंगी कि वह वीर्य किस पुरुष का है। पर जब किसी पराये पुरुष का वीर्य मेरे गर्भ में जाएगा तो मैं पवित्र कहाँ रहूंगी? पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष की सहगामिनी तो बनी, लेकिन यह कृत्रिम गर्भाधान होगा। वीर्य इंजेक्शन के सहारे तुम्हारे अंदर डाला जाएगा। चाहे जैसे भी हो, शारीरिक मिलन के दौरान भी तो यही प्रक्रिया होती है। फर्क यह है कि यहाँ बगैर पुरुष के देखो या छुए उसका वीर्य अंदर जाएगा। मैं तुम्हारी बात तो नहीं जानती, लेकिन मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। रोहित खामोश हो गया। मीनाक्षी का कहना भी सही था। जाति धर्म की तो ऊंची चिंता नहीं थी, लेकिन बच्चा अपने खानदान, अपने रक्त से तो जुड़ा नहीं सकेगा। आजीवन वह उसे अपना बच्चा नहीं समझ पाएगा। क्या मात्र माँ के गर्भ में रहकर वह उसका पुत्र हो जाएगा? बचपन से अब तो संस्कार उसके अंदर डाले गए हैं कि पिता को अग्नि देने का अधिकार पुत्र को है। क्या वह उसे नकार पाएगा? मीनाक्षी के गर्भ में रहकर उसकी छाती का दूध पीकर वह उसके वात्सल्य का भागीदार तो हो जाएगा, पर क्या उससे भी? यह मुद्दा ऐसा उठा जिसने रोहित और मीनाक्षी के बीच एक अनजानी दूरी बखेर दी। अब तो रोहित भी तंग आ चुका था। यार दोस्त उससे कुछ पूछते या सहानुभूति जताते या डॉक्टर का पता देते तो उसे लगता उसका पौरुष मोम बनकर पिघल रहा है। कुदरत ने उसके साथ ऐसा मजाक क्यों किया? उसके आंगन में एक भी फूल नहीं खिल रहा था। माँ कई बार उसके कह चुकी थी कि वह बहू की जांच करवा ले, पर वह उन्हें कैसे बताए कि कमी उनकी बहू में नहीं, उसकी पुत्र में है। धीरे धीरे रोहित और मीनाक्षी इस तथ्य को स्वीकार करने लगे कि उनके बीच तीसरा कभी नहीं आएगा। मीनाक्षी स्कूल में और रोहित दफ्तर में अपना वक्त गुजारता था। माँ बाप की बातें दोनों एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। उन्हीं दिनों रोहित ने मीनाक्षी को फिर आकर बताया कि उसका एक मित्र अपनी पत्नी का कृत्रिम गर्भाधान करवा कर आया है। न जाने रोहित सच कह रहा था या मीनाक्षी को मानसिक रूप से तैयार कर रहा था, लेकिन मीनाक्षी को प्रतीत हुआ जैसे यह मुद्दा उनके विवाहित जीवन में खाई पैदा कर देगा। वह जानती थी कि बच्चा पैदा करके वह रोहित से दूर हो जाएगी। कहीं रोहित के दिमाग में कोई बात बैठ गई तो मर्द के स्वभाव का क्या भरोसा। मीनाक्षी पढ़ी लिखी, अच्छे संस्कार वाले परिवार की बेटी थी। उसी को हर हाल में स्वीकार करने वाली। उसने रोहित को कई बार समझाने का प्रयास भी किया कि एक बच्चा ही तो जीवन की मंजिल नहीं, वह चाहे तो अनाथालय से कोई बच्चा गोद ले, लेकिन लक्ष्मी या दयाशंकर इसके लिए तैयार न होते थे। अगर रिश्तेदारों का बच्चा गोद लेते तो उस पर अंत तक रोहित या मीनाक्षी अपना हक न समझ पाते। इस तरह के कई केस हुए थे जब बच्चों के माँ बाप महज जायदाद के लालच में अपना बच्चा तो दे देते, लेकिन हर मामले में राय देनी भी पहुंच जाते। अब समस्या यह भी थी कि बच्चा आए कहाँ से? गोद लेना नहीं था और कृत्रिम गर्भाधान के लिए मीनाक्षी तैयार नहीं थी। तो क्या रोहित का दूसरा ब्याह कर दिया जाए? यह लक्ष्मी की राय थी, लेकिन रोहित जानता था कि वह चाहे दूसरी शादी कर ले या तीसरी, वह बच्चा पैदा नहीं कर सकता। वह एक उमस भरी रात थी। अचानक मीनाक्षी उठी तो देखा कूलर का पानी खत्म हो गया है, पंखा चल रहा है। उसने सोचा गुस्लखाने से पानी लाकर डाल दे, तभी उसकी नजर बगल में पड़े पलंग पर पड़ी। रोहित वहां नहीं था। वह चौकी और घड़ी पर नजर डाली। रात के 2 बजे थे। इस समय रोहित कहाँ चला गया? उबासी लेते हुए उसने खिड़की से बाहर झांका। छत पर दीवार का सहारा लिए एक साया सा नजर आया। कूलर बंद करके मीनाक्षी दबे पांव छत पर गई। यहाँ क्या कर रहे हो रोहित? मीनाक्षी ने होले से पूछा। रोहित घूमा तो मानो मीनाक्षी के दिल पर बिजली सी गिरी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। मीनाक्षी का दिल धक से रह गया। उसने आज तक रोहित को हंसते मुस्कुराते या खामोश तो देखा था, लेकिन रोते हुए पहली बार देखा था। उसका हृदय चित्कार कर उठा। ऐसी कौन सी बात हो गई जो रोहित आपको रुला गई? रोहित तुम रो क्यों रहे हो? मीनाक्षी कहता हुआ रोहित पत्नी के सीने में मुंह छिपाकर रो पड़ा। मीनाक्षी प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरती रही। मीनाक्षी में लोगों की नजरों की ताव नहीं सह सकता। मीनाक्षी ने अपनी हथेली रोहित के होठों पर रख दी। आगे कुछ भी कहने की जरूरत न थी।
वह सब समझ गई। उसने रोहित को कसकर अपने सीने से चिपका लिया। उसने फैसला कर लिया कि वह रोहित की बात मानकर गर्भ धारण करेगी। घर में रोहित ने बताया कि वह बम्बई के प्रसिद्ध डॉक्टर से मीनाक्षी की जांच करवाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो उसका छोटा सा ऑपरेशन होगा और फिर कुदरत ने चाहा तो मीनाक्षी गर्भवती हो जाएगी। माँ ने भी साथ चलने की बात कही तो रोहित ने मना कर दिया। मुंबई के नर्सिंग होम में दोनों की जांच हुई। गर्भ धारण करने वाले दिनों के बीच मीनाक्षी के गर्भ में इंजेक्शन के जरिए वीर्य डाल दिया गया। 10 दिन के बाद जब मासिक तिथि गुजर गई तो उसके 24 घंटे के अंदर ही जांच की गई। तब पता चला कि मीनाक्षी गर्भवती हो गई है। इस झूठी खुशखबरी के साथ दोनों वापस घर लौट आए। मीनाक्षी के गर्भवती होने की खबर मानो पूरे घर में होली दिवाली सा त्योहार लेकर आई। एक बार मीनाक्षी को लगा कि काश यह गर्भ रोहित से होता तो इस खुशी में वे भागीदार होती, लेकिन फिर उसने अपने विचारों को झटक दिया और सोचा इस बच्चे को रोहित का ही मानकर उसे 9 माह गर्भ में रखना है। एक दिन माँ ने कहा, लो बहू, इसमें रोहित के बचपन की तस्वीरें हैं, इन्हें देखती रहा करो तो बच्चा बिल्कुल बाप पर जाएगा। उस समय रोहित भी वहीं बैठा चाय पी रहा था। माँ की बात सुनते ही चाय का प्याला उसके हाथ से छलक गया। थोड़ी सी चाय पैंट पर भी गिर पड़ी। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके जीवन में भी ऐसा ही गर्म छींटा पड़ चुका है। खुशी का यह माहौल कहीं उसे मानसिक क्षति न दे जाए। मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए तस्वीरें ले ली और गौर से देखने लगी। एक फोटो में रोहित के पूरे बदन पर साबुन का झाग लगा था और वह नंगा था। यह देखकर मीनाक्षी जोर से हंस पड़ी। माँ भी हंस दी, पर रोहित चाहकर भी मुस्कुरा न सका। न जाने यह कैसी फांस उसके गले में अटक गई थी, जो न उसे हंसने दे रही थी न सच्चाई को ईमानदारी से निगलने दे रही थी। धीरे धीरे प्रसव का समय पास आता गया। मीनाक्षी को डॉक्टर के पास बार बार रोहित ही लेकर जाता। उसका विचार था कि प्रसव भी मुंबई में ही हो, पर माँ इसके लिए तैयार न हुई। मीनाक्षी ने प्रसव से 1 माह पूर्व छुट्टी ले ली, लेकिन एक बात वह गहराई से महसूस कर रही थी कि रोहित उसके कटने लगा था। दफ्तर से भी वह देर से आता था। रात में भी उसकी तरफ पीट करके सो जाता। कभी किसी काम के लिए वह उसे जगाती तो वह ले आता और स्वयं तकिया उठाकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। माँ को उठना पड़ता है, यह सोचकर मीनाक्षी कई बार तकलीफ होने पर भी रोहित को न उठाती। सोचती, अजीब होता है मर्द का स्वभाव। जिस काम को करवाने के लिए रोहित ने आंसुओं का सहारा लिया, वही आज उसे इस कदर कचोट रहा है कि वह अपनी पत्नी के दर्द से अनजान उससे दूर होता जा रहा है। मीनाक्षी जितना भी सोचती उतनी ही उलझती जाती। माँ कहती, रोहित, बहू को शाम को टहला लिया कर, पर उस पर समय रोहित जानबूझकर कहीं चला जाता। मीनाक्षी समझ गई कि वह उससे कटना चाहता है। शायद कोई ऐसा प्रश्न है जो उसे सहज नहीं होने दे रहा है। जिस दिन मीनाक्षी को प्रसव पीड़ा हुई, उस समय रोहित दफ्तर से अभी तक लौटा न था। बाबूजी ने उसे फोन किया तो पता चला कि वहां से वह 4 बजे ही निकल चुका है। दयाशंकर ने ही ऑटो रिक्शा बुलाकर माँ और नेहा ने मीनाक्षी को ऑटो में बैठाया। पड़ोस की 2-3 महिलाएं भी मदद को आई। फिर शीघ्र ही मीनाक्षी ने साधारण तरीके से एक गोल मटोल बच्चे को जन्म दिया। भाभी, भैया आए हैं। नेहा के स्वर पर मीनाक्षी ने ऊपर देखा। अब तक तो वह अतीत के बंद पन्नों में ही उलझी थी। रोहित के एक हाथ में खाने का डब्बा था और दूसरे में गुलाबों का गुलदस्ता। सिर नीचा किए उसने डब्बा मेज पर रखा तो लक्ष्मी ने नेहा को इशारा किया कि वह भी बाहर चले और दोनों को थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। और नेहा के जाते ही रोहित ने मीनाक्षी के कमजोर हाथों को पकड़कर आंखों से लगा लिया, परंतु उसने एक बार भी घूमकर बच्चे की तरफ न देखा। मीनाक्षी चाहती थी रोहित उससे प्यार से कहे कि आज हम पूर्ण हो गए, तुमने मेरे प्यार को गरिमा प्रदान की है। लेकिन बिना एक शब्द बोले रोहित मीनाक्षी का हाथ होले से दबाकर बाहर निकल गया। फिर शुरू हुआ रोहित और नन्हे के बीच एक अनजानी दूरी का मौन युद्ध। रोहित सबके बीच बच्चे को देख भी लेता, लेकिन अकेले में वह उसकी तरफ रुख न करता। मीनाक्षी जानती थी कि ऐसा क्यों है। नन्हे के जन्म के उपलक्ष्य में दिए गए भोज में भी उसने विशेष रुचि नहीं दिखाई थी। एक दिन तो हद हो गई। उस समय मीनाक्षी गुस्लखाने में थी। नन्हा बिस्तर पर खेल रहा था, रोहित सो रहा था। उसका बिस्तर अलग लगा था। उसने बहाना यह बनाया हुआ था कि बच्चे के रात में रोने पर वह ज्यादा जगह लेने के कारण वह अलग सोता है। तभी बच्चे ने दूध उलट दिया, उसे खांसी भी आई और रोते रोते वह बेहाल हो गया। मीनाक्षी किसी तरह उल्टे सीधे कपड़े पहनकर बाहर निकली तो देखा रोहित कमरे में नहीं था। जी चाहा कि वह उसका हाथ पकड़कर पूछे कि तुम तो इससे ऐसे कतरा रहे हो मानो मैंने यह बच्चा नाजायज पैदा किया है। आखिर क्या चाहा था तुमने? यह बच्चा क्या सिर्फ अपने अहम की संतुष्टि के लिए? लेकिन वह ऐसा कुछ भी न कह सकी, क्योंकि रोहित इसे स्वीकार न करके कोई बहाना ही गढ़ लेता। गोल मटोल आंखों से देखते हुए किलकारी भरता तो
परायों का मन भी वात्सल्य से भर उठता। पर रोहित जाने किस मिट्टी का बना था, जो मीनाक्षी की कोख से पैदा हुए बच्चे को भी अपना नहीं रहा था। वह चाहकर भी बच्चे को प्यार न कर पाता। बच्चे को देखते ही उसे उस अनजान व्यक्ति का ध्यान हो जाता जिसका बीज मीनाक्षी की कोख में पड़ा था। जब भी वह बाहर निकलता तो बच्चे के चेहरे से मिलते जुलते व्यक्ति को तलाश था, यह जानते हुए भी कि गर्भधारण को मुंबई में हुआ था और ज्यादा संभावना इसी बात की थी कि वह व्यक्ति भी मुंबई का ही होगा। लेकिन आदमी के हृदय का क्या भरोसा, अपने पुरुष पर आंच न आए, इसी कारण रोहित ने अपनी पत्नी को पराये पुरुष का वीर्य गर्भ में धारण करने को मजबूर किया था। लेकिन अब उसी पत्नी एक बच्चे से उसकी बढ़ती दूरी एक प्रश्न खड़ा कर रही थी कि व्यक्ति इतना स्वार्थी होता है। जिंदगी की रफ्तार कभी कभी बड़ी धीमी लगती है। मीनाक्षी का एक एक पल पहाड़ सा लगता। जब जीवन में कोई उत्साह ही न हो तो जीने का मकसद ही क्या, जीवन नीरस तो लगेगा ही। अब न रोहित का वह पहले वाला प्यार था न मनोहार। ऊपर से बच्चे की खातिर रात रात भर जागने के कारण मीनाक्षी का स्वास्थ्य गिरने लगा। वह चिड़चिड़ी सी हो गई। लक्ष्मी भरसक प्रयास करती कि बहू खुश रहे, स्वस्थ रहे, लेकिन जब मानसिक पीड़ा हो तो कहाँ से वह स्वस्थ दिखती। एक दिन बच्चे को कमरे में छोड़कर मीनाक्षी रोहित के लिए नाश्ता तैयार करने नीचे गई। बच्चा नेहा के साथ खेल रहा था। तब तक नेहा के किसी मित्र का फोन आ गया और वह पुकारने पर नीचे चली गई। बच्चा फर्श पर खेल रहा था। रोहित उस समय तैयार हो रहा था। टाई की गांठ बांधते हुए उसने बच्चे की तरफ देखा तो वह भी रोहित को टकटकी बांधकर देखने लगा। उस समय अनायास ही रोहित को बच्चा बहुत प्यारा लगा। उसने झुककर बच्चे की आंखों में झांका तो वह हंस दिया। तभी आहट हुई तो रोहित झट से उठकर खड़ा हो गया। ठंड के दिन थे इसलिए कमरे में हीटर लगा था। बच्चा रोहित की दिशा में पलटा और खिसककर थोड़ा आगे आ गया। तभी मीनाक्षी ने भी कमरे में प्रवेश किया। उसी क्षण बच्चा लाल रोड देखकर हुलसकर उसे छूने को लपका। मीनाक्षी यह दृश्य देखते ही भय से चीख उठी। नाश्ते की ट्रे उसके हाथ से छूट गई। उसने लपककर बच्चे को अपनी तरफ खींचा तो वह डरकर रोने लगा। रोहित हंसप्रभ खड़ा रह गया। मीनाक्षी उसकी तरफ देखकर चिल्ला उठी, कैसे बाप हो तुम। लेकिन वाक्य पूरा होने के पूर्व ही वह चुप हो गई। यहाँ से बोली, नहीं तुम इसके बाप नहीं हो, क्योंकि तुमने स्वयं को कभी इसका बाप समझा ही नहीं। अरे गला घोट दो इसका, क्योंकि यह नाजायज औलाद है। मैं ही मूर्ख थी जो तुम्हारे आंसू से पिघल गई। रोते हुए मीनाक्षी बच्चे को उठाकर बाहर चली गई और रोहित ठगा सा खड़ा रह गया। उस दिन दफ्तर में रोहित काफी उलझा सा रहा। रह रहकर नन्हे का चेहरा, उसकी मुस्कुराहट और फिर घबरा कर रोना, सब कुछ उसे याद आ जाता। वह उसका बेटा है, इस सत्य को वह आखिर क्यों स्वीकार कर नहीं पाता। मीनाक्षी उसकी पत्नी है और यह उसकी कोख से पैदा हुआ है। मीनाक्षी उसे प्यार करती है, किसी अन्य को नहीं। वह जितना ही सोचता उतना ही उलझता जाता। उस दिन कार्यालय अधिकारी नहीं आए थे। सभी कर्मचारी थोड़ी देर बाद ही उठ गए। रोहित ने पूछा तो मालूम हुआ कि अधिकारी के पुत्र का निधन हो गया है। बच्चा 8 वर्ष का था, तैरने गया था और डूब गया। रोहित का मन भी दुखी हो गया। वह भी सबके साथ चल पड़ा। अधिकारी अभी युवा ही थे। उनकी 2 वर्ष की एक बेटी भी थी। उसकी मृत्यु पर उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। सभी उन्हें तसल्ली दे रहे थे। रोहित ने देखा तो उलझ सा गया। यह होती है पिता की पीड़ा। ये उसके पिता हैं, तभी तो इतने दुखी हैं। थोड़ी देर बाद सब उठने लगा तो माँ रोती हुई बच्चे से लिपट गई। जैसे एक विस्फोट हुआ। उसके कार्यालय के कर्मचारी ने ही बताया था यह इनकी पत्नी का बेटा था, इनका नहीं। इनकी तो बेटी है, मतलब? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। इनकी यह पत्नी अपनी शादी के साल भर बाद ही विधवा हो गई थी। 2 वर्ष बाद ही इन्होंने इससे शादी कर ली। कुल 22 वर्ष की थी। इनके परिवार वालों ने काफी हंगामा मचाया था, लेकिन इन्होंने किसी की परवाह नहीं की। इससे शादी की और बच्चे को अपने खून से भी बढ़कर चाहा। बाद में लड़की हुई। यह तो बच्चा पैदा करने को ही तैयार नहीं थे कि कहीं बेटे के प्यार में कमी न आ जाए। पता नहीं अब बेटे का वियोग ये कैसे सह पाएंगे। यह व्यक्ति बताता जा रहा था, लेकिन रोहित को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके सामने अपने नन्हे का चेहरा घूम रहा था। वह कितना निष्ठुर बाप है, कितना स्वार्थी। उसने अभी तक नन्हे को अपना पुत्र नहीं माना है। हर घड़ी उससे दूर ही जाता रहा है। उसके साहब ने तो अपनी पत्नी के पहले पति के बच्चे को अपनाया है, जिस व्यक्ति से उसकी पत्नी के शारीरिक संबंध रहे होंगे। लेकिन मीनाक्षी तो उस व्यक्ति को जानती भी नहीं, उसे देखा नहीं, छुआ नहीं। सिर्फ पति के कहने पर बच्चे को जन्म दिया। वह घर लौटा तो फूलों का एक गुलदस्ता भी ले लिया। कमरे में घुसा तो देखा मीनाक्षी पलंग पर सिर टिकाए लेटी है। उसने ध्यान से देखा। मीनाक्षी का रंग पहले से दब गया था। वह दुबली हो गई थी। रोहित का मन पश्चाताप से भर उठा। सारा द्वेष रोष बह चला
तो ध्यान बच्चे की तरफ गया। प्यार से उसने उसे उठा लिया। मीनाक्षी चौंकी। तभी नेहा ऊपर आई और बोली, माँ कह रही है नन्हे के जन्मदिन में 4 दिन शेष हैं। सामान की और मेहमानों की सूची देख लीजिए। ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आया। नेहा चली गई। मीनाक्षी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह स्वप्न देख रही थी या कोई हकीकत? क्या रोहित बदल गया है? रोहित उसके होठों से निकला। मीनाक्षी, अब कुछ न बोलो। इतने दिनों तक मैं जिस मानसिक संताप से गुजरा हूँ, उसकी आंच मैंने अब तक भी पहुंचाई है। मुझे क्षमा कर दो। तुमने मेरे पौरुष की लाज रखी है, उसको गरिमा प्रदान की है, पर मैं अपने अहम में डूबा रहा। तुम मेरे लिए पहले से भी ज्यादा प्रिय हो। उसका स्वर भर गया। वह आगे बोला, आज मेरे अंदर पिता के अधिकार और कर्तव्य ने जन्म लिया है। उसे जिंदा रहना है और मेरे बेटे का जन्मदिन नजदीक ही है, लेकिन मेरे लिए तो उसका जन्म आज ही हुआ है। वह सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है, हमारा पुत्र। रोहित। मीनाक्षी हैरान थी। आओ नीचे चले, हम अपने बच्चे का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाएंगे, इतनी धूमधाम से कि बस। मीनाक्षी ने उसके होठों पर कांपता हाथ रख दिया। मैं जो देख रही हूँ वह सच है, तो अब बस। ज्यादा खुशी मैं सहन नहीं कर पाऊंगी।